Question number 1 of 2020 is in the architectural style of ancient North Indian temples. The term Adhisthana refers to. ओके उन्होंने कहा नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स जो हमने पढ़े थे नगारा स्टाइल. अधिष्ठान रेफर्स टू ऑप्शंस है पिनेकल, बेस प्लेटफॉर्म, वेस्टिब्यूल एंड ट्रांसेप्ट. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी इज़ करेक्ट एंड बेस प्लेटफॉर्म इज़ द करेक्ट आंसर. तो ये हम सारे पढ़ लेते हैं. ठीक है, गेट में कई बार ऐसा आता है कि टर्म्स नहीं आती, जैसे ये बेस प्लेटफॉर्म अब हमारे लिए न्यू है, हमने पिनेकल पर रखा है, वेस्टिब्यूल पर रखा है, ट्रांसेप्ट पर रखा है. तो कई बार आपको क्या करना होता है कि आपको मेन आंसर अगर नहीं क्लिक हो रहा तो बाकी के रेस्ट ऑप्शंस आपको अगर सारे तीनों पता है कि पिनेकल नहीं है, वेस्टिब्यूल, ट्रांसेप्ट नहीं है, तो शायद बेस प्लेटफॉर्म होगा. तो इसके बेस पे भी आप कर सकते हो. ठीक है, पिनेकल क्या था? पिनेकल जो शिखर थे, स्पायर्स, पिनेकल. ठीक है, और नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में हम जिसे कलश के साथ कंपेयर कर सकते हैं, कलश फिनियल के साथ जो कंपेयर कर सकते हैं. पिनेकल आया किस में था? पिनेकल हमने गोथिक में पढ़ा था. वो जो कुछ इस टाइप के थे, फ्लाइंग बट्रेस के चोंच सी थी. दिस इज फ्लाइंग बट्रेस और इसके साथ जो चोंच से निकल रहे थे. ठीक है, सो दो दीज आर पिनेकल्स एंड ये फ्लाइंग बट्रेस हो गई. फ्लाइंग बट्रेस, दिस इज वोल्ड, नेव और यहीं पे दोनों तरफ एल. ठीक है, और यहीं पे इसके साथ ही फ्लाइंग बट्रेस के साथ ऐसे निकल रहे होते थे गार्गे क्यू, गार्गो गायली, गरारे करते हुए जो हमने वो पढ़े थे एनिमल्स जिनके मुंह से रेन वाटर निकलता था. ठीक है, गार्गो गायली. और इसी में यहाँ पे क्लियर स्टोरी विंडोज़ भी होती थी. ठीक है, अभी डिटेल में नहीं जाएंगे. पिनेकल्स, तो इन पिनेकल्स का यूज़ क्या होता था? तो ये कैप और क्राउन होते थे, ये स्मॉल स्पायर्स के. ठीक है, दिस इज स्मॉल स्पायर्स और ये फ्लाइंग बट्रेस के आसपास होते थे. कैप और क्राउन, यू कैन से कैप, क्राउन. इनके दो फंक्शन होते थे, एक तो ये ऑर्नामेंट के लिए यूज होते थे और दूसरा इनका स्ट्रक्चर था. स्ट्रक्चरल क्योंकि हैवी थे तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज करते थे. सो इंक्रीज, हेल्पिंग इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में हेल्प करते थे. एंड
ये पिरामिड भी हो सकते थे, पिरामिडल प्लस कोनिकल, और भी टाइप्स के थे, ठीक है। और यूज इनका क्या था, वर्टिकलिटी के लिए मेन यूज़ करते थे हम, ताकि गोथिक में तो सब कुछ वर्टिकलिटी के लिए यूज़ होता था। एग्जाम्पल इनके जो पिनाकल्स के हैं कि पिनाकल्स ऑफ, एक तो नोट्रे डोम के पिनाकल फेमस हैं, जो नोट्रे डोम जो पेरिस में है, प्लस रीम्स कैथेड्रल के, रीम्स कैथेड्रल के आप पिनाकल्स मतलब कुछ इस टाइप का है, और इतने बड़े बड़े पिनाकल्स जा रहे हैं यहाँ पे रोज विंडो, क्योंकि इमेज से आप कंपेयर कर सकते हो, ये कुछ 80-90 फुट के थे ये पिनाकल्स, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन इज बेस प्लेटफॉर्म। एंड ठीक है, पहले हम वो देख लेते हैं, वेस्टिब्यूल, ट्रांसेप्ट, बेस प्लेटफॉर्म लास्ट में पढ़ेंगे। वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल तब हमने हाउसिंग में भी आपने पढ़ा होगा कि कई बार जो मास्टर बेडरूम की तरफ रास्ता जा रहा होता है उसको वेस्टिब्यूल बोल देते हैं, ठीक है। तो ये वेस्टिब्यूल हो गया। तो वेस्टिब्यूल क्या होता है, एक टाइप का कनेक्टर होता है इन बिल्डिंग्स में। अब इसको आप स्मॉल फोयर भी कह लो या एक स्मॉल लॉबी कह दो, ठीक है। पैसेज, यूजली पैसेज ही काम आता है। तो एंशियंट रोम में वेस्टिब्यूल हुआ कहा था, एंशियंट रोम में, रोम में मतलब ये वर्ड डेवलप हुआ था जब हमने पैंथियन पढ़ा था, ठीक है। यहाँ से रास्ता था और इसके साथ ये था, और ये एप्स, ठीक है। एंशियंट रोम के पैंथियन में हमने पढ़ा था, पैंथियन वेस्टिब्यूल, ये एप्स था, दिस इज सैला, ठीक है, सैला रोटुंडा, और मतलब जहाँ पे गॉड का स्टैचू होता था, यहाँ पे 8 कॉलम थे, ठीक है। और ये 1 2 7 निश थी, ठीक है। एंड यहाँ पे जो रास्ता था, दिस इज वेस्टिब्यूल, जो सैला और पोर्टिको को जोड़ता था। एंड ओकुलस वोकुलस, ठीक है, हमने सब वो पढ़ा था, तो इसमें अब वापस नहीं देखेंगे। तो वेस्टिब्यूल जो यहाँ पे ये रास्ता है, ठीक है, वो अपना उसमें क्या था पिरामिड में, दैट इज एंट्री गैलरी, उस रास्ते को पिरामिड इजिप्शियन में एंट्री गैलरी कहते थे, एंड अपने इसमें अंतराला कहते थे, इंडियन स्टाइल में, हिंदू टेम्पल में हम इसको अंतराला कहते थे। सो एंट्री गैलरी और अंतराला, और इसमें वेस्टिब्यूल। ओके, सो नेक्स्ट इज ट्रांसेप्ट। ट्रांसेप्ट क्या होता था, ये वर्ड निकला था हमारा रोमन एस्क्यू में, रोमन एस्क्यू, ठीक है। ये रोम में निकला था और ये गोथिक में, ये रोमन एस्क्यू में। और चर्च इसके ईस्ट साइड होते थे। हमारे इंडिया की वो क्या कहते हैं, इंडियंस में यूजली टेम्पल्स की एंट्री ईस्ट से होती थी, मतलब यहाँ पे अगर स्टैचू है तो टेम्पल की एंट्री ईस्ट से होती थी, ताकि उनका मानना था कि जो एंट्री पे है सन की पहली रेस पड़े, ठीक है, एंट्री से होते हुए। इसमें जबकि यूजली चर्च में क्या होता है, ईस्ट पे ये दीवार होती है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट देन नॉर्थ साउथ जो भी पड़ेगा वो। तो जो क्रूसीफॉर्म चर्च होते थे, हमने 2 टाइप के क्रॉस पढ़े थे, एक तो लैटिन क्रॉस, एक ग्रीक क्रॉस, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस भी हमने वहीं पढ़ा था, इसको छोड़ते हैं। क्रूसीफॉर्म में जो चर्च होते थे, जो बेमा होता था प्लेटफॉर्म, उसके साथ में जो एरिया बचता था यहाँ पे, ये एरिया काला काला, ठीक है, दीज आर ट्रांसेप्ट्स। तो ये कनेक्टेड होते थे अंदर से,
और यूजली जैसे स्पाइडरमैन 3 में आपने देखा होगा जो बेल टावर था, यहाँ पे ऊपर बेल लगी हुई थी, उसके नीचे का स्पेस, ठीक है, ऊपर स्टेयर्स जाने के लिए स्टेयर्स होती थी, तो दैट इज़ ट्रांसेप्ट। ओके, इसमें भी कुछ बताने का नहीं है। सो लास्ट इज अवर अधिष्ठाना। अधिष्ठाना, जगाती, ये दोनों रिलेटेड है आपस में। तो अधिष्ठाना क्या था? इज अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इन हिंदू टेम्पल, ठीक है। हिंदू में नहीं, ये बुद्ध में भी होता था। आपने कहीं वो देखे होंगे स्तूपा जो उठे होते थे, रेज्ड लेवल पे होते थे। सो दैट इज नोन एज अधिष्ठाना। इसको एक टाइप का प्लिंथ भी कह सकते हो, हाइट प्लिंथ, जिसकी हाइट हो समथिंग, तो हाइटेड प्लिंथ भी कह सकते हैं हम। एंड ये यूजली किस लिए यूज होता था? प्रदक्षिणा के लिए, प्रदक्षिणा के लिए मतलब परिक्रमा करने के लिए, प्रदक्षिणा पाठ। और बुद्ध और हिंदू में ही है जिसमें जो हम उनके स्टैचू के चारों ओर या किसी भी चीज़ के चारों ओर प्रदक्षिणा करते हैं, ठीक है, एम्बुलेटरी पैसेज यू कैन से। और इस पे अधिष्ठाना और इस जो पाथ होता है उस पे रिलीफ स्कल्पचर्स होते थे, रिलीफ स्कल्पचर्स या पिक्चर्स कह लो। तो ये जो क्वेश्चन आया था एक, आई डोंट नो इसरो में आया था या डीडी में आया था, कि रिलीफ स्कल्पचर्स क्या होते हैं कि 2D ड्राइंग पे या 2D पेंटिंग जब 3D का काम करती है ना, मतलब 2D पेंटिंग पे आपने जब क्ले या कुछ मटेरियल्स लगाकर उसको उठा दिया, जैसे मैं प्लान में दिखा रहा हूँ, ये पेंटिंग का फ्रेम है, ठीक है ना। ये उस जब सरफेस बाहर आता है ना एक लेवल से, जैसे ये पेंटिंग का ऊपर से प्लान है, तो ये किसी का मुंह ऊपर का प्लान बाहर आ रहा है, ठीक है। एलिवेशन में तो ये ऐसे दिखेगा कुछ भी, तो दिस इज नोन एज रिलीफ स्कल्पचर्स, ठीक है। 2D पेंटिंग जब 3D से बाहर आ रही होती है, 3D जैसी दिख रही होती है, मतलब कुछ मटेरियल्स लगा लगा के क्ले व्ले, तब उसको उसको कहते हैं रिलीफ स्कल्पचर्स। ओके, अधिष्ठाना के साथ एक टर्म और आती है आयतना। आयतना क्या होता है? असेंबली हॉल इन हिंदू टेम्पल। देन एक आता है प्रस्तारा। प्रस्तारा हमने पर्स से उसमें भी याद रखा था टाउन प्लानिंग में, जैसे पर्स में हम सिक्के विक्के सब रखते हैं, तो वैसे ही प्रस्तारा इसमें है। इसमें क्या है? इसमें ये एक बैंड होता है कॉलम पे, पिक में आप देख लेना कि कॉलम पे बैंड होता है, उसको प्रस्तारा कहते हैं इंडिया में। देन होता है एक ताला, तला या ताला कह लो, इट्स द टायर ऑफ स्टोरी, ठीक है। या शिखर में जब टायर देते हैं हम तो उसको तला कहते हैं। ओके, सो यही था। तो अधिष्ठाना इज द रेस प्लेटफॉर्म, और क्वेश्चन में अधिष्ठाना पूछा था, दैट इज बेस प्लेटफॉर्म। सो आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज हु अमंग द फ्लोइंग आर्किटेक्ट्स हैज नॉट वॉन द प्रिट्जकर प्राइज टिल 2019। सो फर्स्ट ऑप्शन इज अराटा इसोजाकी, आई एम पाई, बी विदोशी एंड मोस्वे सफीदे। अच्छा, टिल 2019 में तो बी विदोशी को भी रिसेंट मिला था, ठीक है। तो अवर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए और डी इज करेक्ट। डी के गेट के अकॉर्डिंग ए और डी इज करेक्ट। अराता इसोजाकी एंड मोस्वे सफीदे। मोस्वे सफीदे को तो अभी तक नहीं मिला है, लेकिन अराता इसोजाकी को 2019 में ही मिला था, और इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था टिल 2019, तो इसलिए ए भी करेक्ट हो गया। बी और सी को तो पहले ही मिल गया, बी को तो बहुत पहले मिल गया था, आई एम पाई को तो आई थिंक 19 में मिल गया था, एंड बी भी दोषी को तो रिसेंट मिला था, ठीक है। तो अराता इसोजाकी पढ़ लेते हैं हम, क्वेश्चन आया है तो एक दो बिल्डिंग देख लेंगे बस हल्की सी। इसोजाकी
जैपनीज़ आर्किटेक्ट हैं, नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो इनका था एक तो आर्ट टावर। आर्ट टावर आप देखोगे तो वो कुछ इस टाइप का है, मतलब फिगर में ही समझ जाओगे, ये ऐसे ऐसे सा बना होगा, दैट इज़ आर्ट टावर। एंड इनकी एक कंसेप्ट था सिटी इन एयर, यहाँ लिख देता हूँ, सिटी इन एयर मतलब एक बीच में कोर, और जैसे मोस्टली सफ़ीदे का था ना वैसा ही इतने सारे डब्बे डब्बे लगा दिए, बहुत सारे डब्बे में ऐसे दिखाऊंगा, पिक में ही आप मतलब कर लेना कंपेयर। ठीक है, सिट इन एयर। देन इनकी थर्ड इम्पोर्टेंट इज कतर नेशनल सेंटर। ये मतलब जब एक फ्रंट में इन्होंने प्रोजेक्शंस जो निकाली थी उसको संभालने के लिए इन्होंने पेड़ टाइप के स्ट्रक्चर्स लगाए थे। ठीक है, तो ये देख लेना, कतर नेशनल सेंटर। एंड इनकी 2019 में प्रिज्कर अवार्ड मिल गया था। ठीक है, एक इनका एलियांज टावर भी है, एंड नारा सेंटिनियल हॉल भी है। तो ये कुछ 5-6 इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, आ रहा था इसोजाकी। आई एम पाई तो हमने पढ़ी रखा है। आई एम पाई का एक तो पिरामिड फेमस है, लोवरे पिरामिड, वो जो ग्लास का बना हुआ है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, जिसमें लाइट जलती है येलो कलर की। ओके, एक बैंक ऑफ चाइना, एंड रॉक एंड रोल होम, रॉक एंड रोल हॉल, हॉल ऑफ फेम। ठीक है, आई एम पाई। देन बीवी दोषी हमने पढ़ रखा है काफ़ी बार, तो उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। मोस्फे सफ़ीदे हमने रिसेंटली अभी पढ़ा था। मोस्फे सफ़ीदे एक तो हैबिटेट 67, उससे हमने ज्वेल चांग एयरपोर्ट भी याद रखा था। ठीक है, देन एक खालसा हेरिटेज जो इंडिया में था, जिसके लिए इंडिया इनको याद रखेगा, तो याद वाहू सेन म्यूज़ियम भी इनका फेमस है। ठीक है, वाहू सेन म्यूज़ियम। और बाल्टी मोर इन्होंने वो डिज़ाइन किया था क्योंकि खालसा में बाल्टियाँ थी। एंड और क्या याद रखा था इनका, हाँ, एक राफेल सिटी 4F से, तो ये वाली राफेल सिटी। देन एक मरीना बे सैंड जो भी ऐसे थी। ठीक है, एक आर्ट साइंस म्यूज़ियम जो कुछ इस टाइप का है। ठीक है, आर्ट साइंस म्यूज़ियम। एंड एक अल्टेर। तो ठीक है, ये बिल्डिंग्स हो गई इनकी। ओके, इसमें और कुछ बताने का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द स्टोन यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलाशा टेम्पल एट एलोरा इज। ठीक है, ये टेम्पल्स के स्टोन्स जो हैं हमने सारी डिटेल में पढ़े थे 2017 के, आई थिंक 27 क्वेश्चन नंबर में। तो वहाँ हमने डिटेल में पढ़ रखी हैं, वहीं से आप याद कर लो, क्योंकि एक दो नहीं, हमने कुछ 9-10 याद किए हैं और वो रिपीट होते रहते हैं। और अगर इसमें आपको याद भी ना हो तो कैलाश टेम्पल आपने देखा हो तो जो काला कलर का था, ठीक है ना, लाइमस्टोन काला नहीं होता, मार्बल आपने देखा है, वैसे सैंडस्टोन भी काला नहीं होता, सिर्फ बसाल्ट जो काला देखा था हमने वही होता है। सो आप वो भी कर सकते हो कि बसाल्ट ही आंसर होगा। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का वैसे आंसर भी डी है, तो बसाल्ट इज़ द आंसर।
और कैसे है वो आप 2017 के 27 क्वेश्चन नंबर में स्टडी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज नाउ वी हैव 4 वर्टिकल लाइंस हैविंग सेम थिकनेस अपीयर टू बी ऑफ सेम हाइट इन द पर्सपेक्टिव एज शोन इन द फिगर, विच लाइन एक्चुअली हैज़ द मैक्सिमम हाइट। सो हमें 4 वर्टिकल लाइंस दे रखी हैं, सेम थिकनेस अपीयर टू बी ऑफ सेम हाइट इन द पर्सपेक्टिव एज। अच्छा, सेम थिकनेस थी और सेम हाइट की थी, लेकिन पर्सपेक्टिव में हमें 4 vertical lines having same thickness appears to be of same height in the perspective। अच्छा, सेम थिकनेस थी, पर्सपेक्टिव में हमें सेम हाइट दिखा रखी है। तो ये थोड़ी सी मोटी दिखा रखी है, ये पतली, ये थोड़ी और मोटी, ये सबसे मोटी और ये बीच की। तो मेन तो हमारा फंक्शन 1 2 3 4, या तो आंसर हमारा 3 होगा या 2 होगा, ठीक है ना, यही हो सकता है, बीच का तो कभी होता नहीं। विच लाइन एक्चुअली हैज़ द मैक्सिमम हाइट, इनकी हाइट अभी सेम दे रखी है और इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि रियल में इनकी थिकनेस सेम है, रियल में थिकनेस सेम है, पर्सपेक्टिव में ये आ रहा है। तो एक काम करेंगे, इन सब का थिकनेस इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी भी को भी पकड़ कर थिकनेस इक्वल करोगे तो ये सबसे वो मान लेते हैं मोटी है, तो सबसे पतली वाले की थिकनेस अगर आप इक्वल करोगे, जैसे फोटोशॉप में हम करते हैं पर्सपेक्टिव कंट्रोल टी दबा के, तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे, इसकी इतनी जितनी करेंगे, मतलब इतनी मोटी करेंगे, तो ये थोड़ी इतनी हो जाएगी। सो इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो आंसर इज़ 4 का आंसर बी इज़ करेक्ट, 2 इज़ द आंसर। तो पतली, जो जितनी ज़्यादा पतली वो उतनी ज़्यादा मोटी हुई रियल लाइफ में, अगर थिकनेस सेम है, ठीक है। पर्सपेक्टिव में एक चीज़ और होती है कि डार्क लाइन होती है ना, सेम थिकनेस की, मीन्स अगर सेम थिकनेस है और अगर ये लाइन ज़्यादा डार्क दिखा रखी है तो वो लाइन उतनी ही आगे है उस लाइन से। जैसे हम दिखाते हैं ना पर्सपेक्टिव में आगे पीछे की, एक लाइन यहाँ है एक लाइन यहाँ है, प्लान में दिखा रहा हूँ, और इन दोनों की थिकनेस सेम है, ठीक है। तो अगर ये वाली प्लान में अगर हमने उसमें पर्सपेक्टिव में यहाँ से पिक्चर प्लेन रख के बनाई और ये वाली लाइन ज़्यादा डार्क है और ये वाली लाइन हल्की है, सेम हाइट और सेम थिकनेस, तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन आगे है इससे, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव का मतलब ये भी होता है। ये क्वेश्चन मतलब आया था कहीं पे कि अगर सेम हाइट है सेम थिकनेस है तो फिर इसको डार्क क्यों दिखा रखा है, क्योंकि ये लाइन आगे है। तो इसमें भी यही पंगा हो सकता है कि ये लाइन आगे, ये लाइन तो आगे नहीं हो सकती, मतलब हो सकती है अगर 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हो सकती है, छोटी बड़ी हाइट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज, as per URDPFI guidelines, Government of India choose the correct hierarchy of the plan from higher to lower order perspective। अच्छा, ये सब हमने डिटेल में पढ़ रखा है, ये आपने 2018 में क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लेना, वहाँ से हमने डिटेल में पढ़ रखा है, ठीक है। जो हमने पढ़ा था कि PRDSLA, पापा रात को दारू का सामान लेकर आना, ठीक है, ये हमने उसमें भी पढ़ रखा है, वीडियोस में भी। सो पी से पर्सपेक्टिव, रीजनल डेवलपमेंट प्लान एंड डेवलपमेंट प्लान, स्पेशल पर्पस प्लान, लोकल एरिया प्लान एंड एनुअल प्लान, और लास्ट में एक हमने और पढ़ा था प्रोजेक्ट रिसर्च बेस्ड प्लान, प्रोजेक्ट रिसर्च, ठीक है। तो इनकी जो वो थी टाइमिंग थी वो भी हमने पढ़ी थी, 20 से 30, 20 से 30, 5 से 20, 5 से 20, 1 साल, एंड ये भी 5 से 20, ये टाइमिंग थी।
तो हमें, मैं सीधा आंसर देख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी इज करेक्ट। पर्सपेक्टिव, रीजनल डेवलपमेंट, देन जोनल। ठीक है, जोनल हमारे लोकल एरिया में आता है। ठीक है, ये भी हमने पढ़े थे कि इनमें क्या क्या आते हैं। पर्सपेक्टिव में क्या आते हैं, कंसेप्ट प्लस विजन। एंड रीजनल में क्या आता है, रीजनल, सब रीजनल। एंड डिस्ट्रिक्ट में क्या आता है, मास्टर प्लान, डिस्ट्रिक्ट प्लान। ठीक है, सिटी प्लान। फिर क्या आता है, डेवलपमेंट हो गया, सैनिटेशन, वो सैनिटेशन स्पेशल पर्पस में क्या आता है, सैनिटेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्लम, हेरिटेज, टूरिज्म, ये सारे प्लान इसमें आते हैं। लोकल एरिया में क्या आता है, लोकल एरिया में आता है हमारा टाउन प्लानिंग स्कीम्स क्या क्या चल रही हैं, जोनल प्लान क्या है, कोस्टल प्लान क्या है, ये तीनों चीज़ें आती हैं। एनुअल में क्या आता है, इन्वेस्टमेंट एंड ऑडिट। ठीक है, ऑडिट, मॉनिटरिंग, ये सब कुछ एक साल के लिए देखते हैं बस। ठीक है, और प्रोजेक्ट रिसर्च में क्या आ गया आपका, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, अगर कोई प्रोजेक्ट बड़ा है, और डीपीआर, सर्वेज, ये सब इसमें आते हैं, सर्वेज प्रोजेक्ट रिसर्च में। ठीक है, तो जोनल प्लान हमारा इसमें आ गया, तो ये इसके नीचे ही है। क्वेश्चन नंबर 5 इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। Which of the following shapes can be used as an interlocking paver block without adding any other shape? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ये आप खुद देखोगे तो समझ जाओगे। 6 का आंसर कि 2 और 3 में कंफ्यूजन होती है कि इन दोनों में क्या पता चल जाए। तो 6 का आंसर इज सी, सी इज करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने चाहिए गेट में, वेट सेकेंड, एक चेक कर लो। मतलब ये रफ पेपर वहाँ पे गिवन ही होता है आपको, उसको ड्रॉ कर लो। जैसे सी आंसर करेक्ट है तो 2 तो आपको पता ही चल ही जाते हैं। 1 मिनट में ड्रॉ कर दूँ। ओके, तो ये 4 वो हैं ABCD जो फिगर गिवन है। तो अभी तो ये इजी है कि हमें खुद ही क्लियर हो रहा है कि सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि इनका ये शेप किसी में नहीं घुसेगा, ये शेप कहीं नहीं घुसेगा। तो ये तो अभी इजी है और इसलिए इजीली करेक्ट क्लिक हो गया। बट कई बार क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आएंगी आगे, एप्टीट्यूड में आती है यूजली। ये एप्टीट्यूड क्वेश्चन है, तो उसमें क्या करते हैं, हम जल्दी से 2 को कैंसिल आउट करते हैं और 2 में से 1 का फिगर बना लेते हैं। जैसे ये मैंने सी का बना लिया। ठीक है, तो 2 मिनट में इसको बस वहाँ पे ड्रॉ करते जाओ। ये एक फिगर हो गई। बस हमें जल्दी से ख़त्म करना होता है कि कौन सी फिगर में कहाँ पे दिक्कत आएगी। ये यहाँ दिक्कत नहीं आ रही, और जब 1-2 बार क्लिक हो जाएगी कहीं दिक्कत नहीं आ रही तो मतलब वो फिगर सही होगी। यहाँ दिक्कत नहीं आ रही, देन इसको यहाँ रख कर अगर हम ऐसे बनाए तो ये यहाँ भी सही फिट हो गया। इसको यहाँ फिट करें तो ये यहाँ भी फिट हो रहा है। सो मतलब ये इसको कहीं बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, ये बनता जाएगा। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इनकी अगर आप फिगर ऐसे कट करके बनाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कहीं ना कहीं फंसेंगे। तो 6th क्वेश्चन से आगे चलते हैं। 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन सर्वे 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 delegates power to institution forming the third tier of the government which are म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ ही रखा है, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए इज करेक्ट। 74 अमेंडमेंट एक्ट, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनसिपैलिटी एंड नगर पंचायत ही डेवलप हुए थे। 74 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जिसे नगर पालिका एक्ट भी कहते हैं, नगर पालिका 1992 एक्ट। इसमें क्या था कि बिफोर 1992 बिफोर 92 सब कुछ रेगुलेशन जो थी ना, ऑफ रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज़,
ठीक है, वो सब कुछ थी गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई तो स्टेट गवर्नमेंट के मतलब कंट्रोल में नहीं रही, क्योंकि एक साथ जब इतनी डेवलपमेंट होगी तो दिक्कत होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपने आप को बाइफर्केट किया और उसमें 74 अमेंडमेंट एक्ट आया। तो उन्होंने अर्बन लोकल बॉडीज़ बनाई, ULB, अर्बन लोकल बॉडीज़, ठीक है। और ULB क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन के बेस पर इनको 3 उसमें डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, देन म्युनिसिपल काउंसिल, देन नगर पंचायत। ठीक है, ये हो गया हमारे लार्ज अर्बन एरियाज़ के लिए, अर्बन एरियाज़, ये स्मॉल अर्बन एरियाज़ के लिए, एंड ये ट्रांजिशन एरिया के लिए, ट्रांजिशनल अर्बन एरियाज़ जो मतलब बहुत जल्दी, वो रूरल एरियाज़ जो बहुत जल्दी अर्बन एरियाज़ में कन्वर्ट हो रहे होंगे, मतलब होने वाले होंगे या दिख रहे होंगे कि बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पे नगर पंचायत लगा देते हैं। ठीक है, एंड इसमें क्या बताने वाला था मैं, यहाँ पे भूल गया। मतलब अब गवर्नमेंट ने इन तीनों को, मतलब जैसे हुड्डा हो गए, अंसल हो गया एंड सो, तो उन्होंने ये कह दिया कि अब ये अपने प्लान सैंक्शन करें, पास कराएं और यही कंट्रोल करें उन एरियाज़ को। गवर्नमेंट ज़्यादा रोल नहीं दिखाएगी जब तक हाई लेवल पे रोल नहीं जाता। ठीक है, तो गवर्नमेंट का रोल ये था। अच्छा, रोल ऑफ गवर्नमेंट से मेरे को याद आया, एक हमने हाउसिंग इन इंडिया पढ़ा था कि उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल था, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आया था। हाउसिंग इंडिया में सबसे पहले गवर्नमेंट का रोल क्या आया था, रेंट कंट्रोल एक्ट, जो 1947 में लगाया था। कि 1947 में क्या हुआ था, जब आधे पाकिस्तान और पंजाब से जब हिंदू इस तरफ आए थे, अपने दिल्ली हरियाणा की तरफ, यूपी की तरफ, तो लोगों ने, तो उनके पास घर थे नहीं, उन्होंने रेंट रहना था, तो लोगों ने अपने रेंट बढ़ा दिए क्योंकि उन्हें मुनाफा कमाना था। तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया था कि आप इनसे एक रेंट बना दें कि इतने एरिया पे इतना ही रेंट मिलेगा और इससे ज़्यादा रेंट आप नहीं ले सकते किसी भी किराएदार से, क्योंकि वो रेंट ज़्यादा मांगने लग गए थे। तो सबसे पहले बनाया था रेंट कंट्रोल एक्ट। और रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या था, तो उन्होंने क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने सोचा अब हमें ही इनके लिए घर बनाने पड़ेंगे क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है। तो हाउसिंग में रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या था, 1950 से 1980, 1980 से 2000 और 2000 से आगे ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो 1950 से 1980 था, गवर्नमेंट प्रोवाइडर था, DDAVD के फ्लैट्स बनाते थे। देन एनेबलर था, देखते थे, अब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं बस। ठीक है, प्राइवेट इतने हाउसिंग बनने लग गई, उन्हें जरूरत नहीं है। सो प्रोवाइडर, एनेबलर एंड फैसिलिटेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अच्छा, इनके जो ऑप्शन देखे हमने, एक आया इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एंड इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, 2 में आया। ठीक है, C और D में। सो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ये कहते हैं सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जो हमने पढ़े थे ओल्ड वीडियोस में कि 5-5 ईयर्स के प्लान, उसमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मैसूर में आया था, फिर उसके बाद कलकत्ता, फिर लखनऊ, फिर कानपुर, ऐसे आया था। ठीक है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद 1959 में राजस्थान में आया था। आया क्या था, मतलब इन्होंने अपना बनाया था राजस्थान इम्प्रूवमेंट एक्ट, जिसमें इन्होंने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, 4 अजमेर, 4 सिटी को डेवलप करने के लिए इन्होंने इम्प्रूवमेंट एक्ट निकाला था। ठीक है, अच्छा, इससे एक टर्म याद आई, नाजुल लैंड। नाजुल लैंड क्या होती है, लैंड जो जैसे ये आपका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का वो है, सरफेस ऑफ इन्फ्लुएंस,
कि मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यहाँ तक अपना ध्यान रखेगा इस एरिया का, और नाजूर लैंड आपके इधर पर ही है। तो नाजूर लैंड क्या होती है, जो एक तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में नहीं होती, ठीक है, उससे कम से कम 2-3 माइल दूर होती है उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से, ठीक है। और दूसरी, एक तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक इसके लिए कोई पर्पस भी डिसाइड नहीं किया होता, पर्पस नॉट डिसाइडेड, ठीक है। तो इस लैंड को नाजूर लैंड कहते हैं, और इसको यूजली मतलब इसका यूजली हम ट्रांसफ़र भी कर देते हैं कई बार एससी वैसी को, ठीक है। एससी को लीज मेंबर पे हम दे देते हैं, एससी मेंबर्स को लीज पे दे देते हैं। तो दैट इज़ नाजूर लैंड, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में नहीं होती। ओके, ठीक है, दिस इज ख़त्म। Question number 8. According to as on 2018, right to property in India is fundamental, secondary right, constitutional right and tertiary right. Question number 8 का C is correct, constitutional right. C is correct. So fundamental rights हमने पढ़े थे, मतलब बचपन में पढ़े होंगे, जो जिन्हें वो जन्मसिद्ध अधिकार भी कहते हैं। मतलब 6 फंडामेंटल राइट्स से, दैट इज़ फ्रीडम टू इक्वलिटी, ठीक है, एंड सॉरी राइट टू इक्वलिटी, राइट्स टू इक्वलिटी, राइट्स टू फ्रीडम एंड राइट टू स्पीक, रिलीजियन, 4 एजुकेशन, 1 2 3 4 5, एजुकेशन प्लस कल्चर, ये 2 एक साथ थे शायद, या रिलीजियन प्लस कल्चर एक साथ, एजुकेशन, ठीक है। और 6th क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये 6-7 थे फंडामेंटल राइट्स जो दी, मतलब जन्म से अधिकार। ये क्या होते हैं, जो हमें बचपन से मिलते हैं, और अगर इन अधिकारों को अगर कोई वॉयलेशन करता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी और टर्शियरी राइट्स नहीं मिले, पता नहीं इनके बारे में क्या था। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो होते हैं जो हमें सरकार या लॉ के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। और लेकिन इनमें क्या होता है कि जैसे ये तो फिक्स हैं, ये हमें बचपन से ही मिलते हैं, ये हमें बचपन से नहीं मिलते, और ये मतलब चेंज भी हो सकते हैं, सरकार के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं ये, ठीक है, टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं लॉज। जैसे जम्मू में लैंड खरीदना भी अलाउ नहीं था, अब लैंड खरीदना अलाउ हो गया, एंड सो ऑन। तो दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और इसी में हमारा राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट भी आ गया, ठीक है। मतलब अभी हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर लॉ चेंज हुआ, कुछ भी चेंज हुआ, तो गवर्नमेंट उसको ले सकती है। मान लो आपकी प्रॉपर्टी हेरिटेज में आ गई तो गवर्नमेंट उसको ले सकती है, उसके नीचे सोना मिल गया तो गवर्नमेंट उसको ले सकती है, सोन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज टेंडेंस इज प्राइमरली यूज इन एज अ कंप्रेशन मेंबर, ठीक है, ये भी हमने बहुत बार पढ़ रखा है। 9 का सीधा आंसर देखते हैं, ये पेपर इजी आया इस बार तो। 9 का बी, टू प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ठीक है। सो टेंडेंस हमने पढ़ रखा है काफ़ी बार डिटेल्स में, जो पोस्ट टेंशन और प्री टेंशन दोनों में काम आता है, ठीक है। मतलब पोस्ट टेंशन प्री टेंशन कंक्रीट बनाने में काम आता है, जैसे कि बीम, कॉलम, स्लैब, तीनों में यूज़ होता है ये कंक्रीट, बीम, कॉलम, स्लैब, ठीक है। तो ये एक टाइप का मीडियम है जो कंक्रीट में टेंसाइल का काम करता है। एंड ठीक है, तो इसमें एक जो बताना चाह रहा हूँ मैं, दैट इज़ बॉन्डेड एंड अनबॉन्डेड टेंशन कंक्रीट, ठीक है। बॉन्डेड क्या होता है, जिसमें ना फ्री होता है, मतलब हमने जो टेंशन होती है ये के टेंडेंस, दे आर फ्री टू लॉन्गिट्यूडनली मूव रिलेटेड टू कंक्रीट,
ठीक है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल मूव अलाउ होती है बॉन्डेड में। सो बॉन्डेड में टेंडेंस आर फ्री टू अलाउ longitudinally related to concrete। ठीक है, अच्छा इससे एक कंसेप्ट याद आया, दैट इज़ पीटी स्लैब। अब पीटी स्लैब काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है क्योंकि कॉलम्स लोग देना नहीं चाहते। सो जब आपका स्पैन ज़्यादा लंबा और आपको थिकनेस ज़्यादा इंक्रीज नहीं, डेप्थ या थिकनेस ज़्यादा इंक्रीज नहीं करनी है उस स्लैब की, तो हम पीटी स्लैब देते हैं। पीटी स्लैब बोल तो पोस्ट टेंशन स्लैब। ठीक है, जब कन्वेंशनल स्लैब प्लस ये स्टील के टेंडेंस मिला देते हैं हम, तो बन जाती है पीटी स्लैब। कन्वेंशनल नॉर्मल स्लैब प्लस स्टील टेंडेंस, तो पीटी स्लैब बन जाती है। मतलब हम थिनर स्लैब थिकनेस में भी लॉन्गर स्पैन दे सकते हैं। ठीक है, इस छोटे विड्थ या थिकनेस में भी हम लॉन्गर स्पैन दे सकते हैं। सो दीज आर पीटी स्लैब। ठीक है, एंड इसमें और क्या दे रखा है, फर्स्ट इज कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर हमने पढ़ा ही था, जब एक्चुअली ऊपर से लोड पड़े और मतलब जो चीज़ उसको कंप्रेस कर सके, छोटी कर सके, तो दोज आर कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, जैसे कॉलम, पोस्ट, इन पे लोड पड़ता है ऊपर से। ट्रस, ट्रस में जो स्ट्रट्स पार्ट होते हैं ना, स्ट्रट्स, वो कंप्रेशन होते हैं। और ये भी हमने पढ़ा था, इसको हम पास रखते थे। ठीक है, ये हमने कैसे याद रखा था कि कंप्रेशन ऊपर है और यहाँ पे टेंशन नीचे वाले बार, इसमें जॉइंट में टेंशन, मेंबर में ऊपर वाले मेंबर में कंप्रेशन होता था इसमें, और यहाँ भी कंप्रेशन कंप्रेशन। ठीक है, तो कंप्रेशन मतलब ये एरो से हम कैसे याद रखते हैं कि हम ना एरोस को पास पास रखेंगे, तो एरोस जब पास पास है तो जॉइंट्स में देखें तो इसको दबा रहे हैं, सो दिस इज़ कंप्रेशन। और जॉइंट्स में अब इसको देखें तो ये एरोस को खींच रहा है, तो दिस इज़ टेंशन। तो इस शो में अगर कंप्रेशन दिखाना है तो हम इसमें ऐसे कंप्रेशन दिखाएंगे। ठीक है, अपने अपने तरीके हैं याद रखने के। आप अगर आपको वैसे समझ आ चुका है तो वैसे भी याद रख सकते हो, वरना ऐसे भी याद रख सकते हैं। प्री स्ट्रेस कंक्रीट ये हो गया कि प्री स्ट्रेस। रूफ शीटिंग, रूफ शीटिंग हमने पढ़ी थी, दिस टाइप की रूफ शीटिंग होती है। ठीक है, कोरुगेटेड शेप, जो ये रिपेल्स होते हैं, ये आपको एक तो रेन वाटर में हेल्प करते हैं। देन वन इज़ कि इट सेव्स एनर्जी, क्योंकि ये जो फोम है ये हीट को मतलब सन रेज को रिफ्लेक्ट करती है मच बेटर देन अगर आप प्लेन शीट रखोगे। और स्ट्रेंथ भी ऑफकोर्स प्रोवाइड करती है। बहुत फ़ायदे हैं कि बंदा फिसल देगा, इसमें ज़्यादा जल्दी फिसलेगा, उसमें कम फिसलेगा। ठीक है, सो कोरुगेटेड शेप्स एंड यो। एंड फोर्थ इज टू प्रिपेयर अ टेंडर डॉक्यूमेंट, ये तो कोई बात ही नहीं बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 इज emergency preparedness for risk reduction does not include rescue, relief, distribution, rehabilitation and revision of code। क्वेश्चन नंबर 10 का डी इज करेक्ट। ऑफकोर्स रिवीजन ऑफ कोड कोई मतलब नहीं करता। जैसे कोरोना में हमने रेस्क्यू किया था, रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन किया था, रिहेबिलेशन किया था, बट रिवीजन ऑफ कोड कोई सा भी नहीं किया था कि उन्होंने मतलब कोई भी कोड ऐसा नहीं होगा कि अब कोई सारे वेजिटेरियन होंगे या इंडिया से बाहर जाना मना है। ठीक है, कुछ दिन कुछ टाइम के लिए ये रिवाइज हो सकता है कि अभी नहीं करेंगे, बट अभी कोई कोड चेंज नहीं कर सकते थोड़े दिनों के लिए भी, मतलब पूरी ज़िंदगी के लिए। उसके लिए वही अपना पूरा प्रोसेस है जो है वो सब कुछ है। सो 10th का आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 11, इफ बीम इज टू कॉलम then transition is to beam is to column, so you can say horizontal
इक्वल टू वर्टिकल, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ इज टू कंप्रेसिव। तो उन्होंने पूछा ट्रांसम विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन कैन रिप्लेस एक्स, एक्स मतलब यहाँ दे रखा है। सो बैलस्ट्रेड, सिल, मुलियन एंड सीलिंग। सो ट्रांसम हमने पढ़ा था डोर, उसके ऊपर की जो बीम होती है दैट इज ट्रांसम, और उसके ऊपर जो विंडो होती है, ठीक है। ठीक है, तो क्या था, अच्छा ट्रांसम इज दिस। सो नाउ देयर वी हैव टू गिव वर्टिकल कुछ भी। तो बैलस्ट्रेड वर्टिकल होता है, सिल तो वैसे ही हॉरिजॉन्टल होता है, खत्म। मुलियन वर्टिकल होता है, सीलिंग भी हॉरिजॉन्टल होती है, ये भी खत्म। तो बैलस्ट्रेड और मुलियन, बैलस्ट्रेड तो हमने पढ़ा था रेलिंग में काम आता है, ठीक है। तो मुलियन इज द वर्टिकल आंसर। सो 11 का सी इज करेक्ट, मुलियन। मुलियन हो गया आपका वर्टिकल मेंबर, ठीक है। इसमें हमने जैम्ब भी पढ़ा था, सैश, पैलमेट, तो ये सब हमने डिटेल में अभी पढ़े थे रिसेंटली, मुझे ये याद नहीं, लेकिन इसी गेट के क्वेश्चंस में ही हमने सारे रिवाइज किए थे। सैडल आई थिंक 2018 में किए थे रिवाइज, ठीक है। सैडल एंड स्पैंड्रिल, टिम्पैनम, ये सब क्या क्या थे हमने रिवाइज किए थे। तो इसको छोड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज, एक मिनट स्क्रॉल कर लो, कुछ नहीं नीचे था। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ गिवन आर्किटेक्चरल मूवमेंट इज, ओके ठीक है। इसको करने से पहले हम पूरी अपनी वही याद कर लेते हैं कि वेस्ट एशिया के, एक मिनट लिख लेता हूँ। सो ये था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो हमने याद किया था कि वेस्ट एशिया की, तो सबसे पहले वेस्ट एशिया आर्किटेक्चर, देन इजिप्ट शहर, वेस्ट एशिया के इजिप्ट शहर, इजिप्ट और ग्रीक शहर में, तो वेस्ट एशिया, इजिप्ट, ग्रीक आर्किटेक्चर। देन आया था इट्रस्कन, वेस्ट एशिया के इजिप्ट और ग्रीक शहर में इट्रस्कन ने रोम में देखा कि पहले से ही, दैट इज़ अर्ली क्रिश्चियन, पहले से ही रोम की बज रही है, यानी कि फिर बाइजेंटाइन आया था। तो रोम में क्यों, रोमेनस क्यों, गोथिक, बुद्ध, हिंदू, मुस्लिम, रोम में क्यों बुद्ध, हिंदू, मुस्लिम को रहने दिया जाए, रेनेसेंस। फिर बोर और रोते हुए उन्होंने न्यू क्लासिज्म में मॉडर्न दिखने के लिए मॉडर्न आर्किटेक्चर, आर्ट नोवा, आर्ट डेका, आर्ट नौ और आर्ट 10 के इंटरनेशनल स्टाइल आर्किटेक्चर के पोस्ट मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न पोस्टर लगाए, पोस्ट मॉडर्न। और वैसे आप याद रख लो, वैसे एशिया के इजिप्ट और ग्रीक शहर में इट्रस्कन ने रोम में देखा कि पहले से ही क्रिश्चियन की बज रही है, तो रोम में क्यों गौड़, बुद्ध, हिंदू, मुस्लिम को रहने दिया जाए। बोर और रोते हुए उन्होंने नई क्लास में मॉडर्न दिखने के लिए आर्ट 9 और आर्ट 10 के इंटरनेशनल स्टाइल के मॉडर्न पोस्टर लगवाए। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ओके। ग्राफ गिवन है, ग्राफ कुछ इस टाइप का है, ये गया ये, ठीक है। 40 डेसिबल यानी कि साउंड प्रेशर लेवल दे रखा है यहाँ पे डेसिबल, और 40 पे ये है, और इसको कुछ ऐसे ऐसे कर रखा है। द डिके ऑफ साउंड इन लार्ज रूम इज इंडिकेटेड इन द फ्लोइंग फिगर, द स्पाइक विद द डैश जोन, अच्छा ये जो स्पाइक दिखा रखा है डिनोट्स फ्लटर इको, परफेक्ट साउंड डिफ्यूजन, इको एंड अर्ली रिफ्लेक्शन। तो 13 का आंसर सी इज करेक्ट, दैट इज इको। सो दिस इज इको, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट ऑप्शन फ्लटर इको पढ़ लेते हैं। व्हाट इज फ्लटर इको? तो आप देख रहोगे पिछले 3-4 गेट से साउंड के जो भी हैं न्यूमेरिकल्स वो नहीं आ रही, मतलब साउंड की थ्योरी हमेशा नहीं हो रही है, तो जितना हो सके साउंड पढ़ लेना। तो फ्लटर इको क्या है? व्हेन एनर्जी got trapped in between
इन बिटवीन टू सरफेस, यू कैन से टू वॉल और टू सरफेस ही कह सकते हैं। ठीक है, जब एक दो सरफेस के बीच में एनर्जी ट्रैप्ड हो जाए बार बार रिपीटेड, सो फ्लटर इको क्या होता है, सीरीज ऑफ रैपिड प्लस रिपीटेड रिफ्लेक्शन, दैट इज फ्लटर इको। और यू कैन से कि इको जब रिपीटेड होता जाए और रैपिड मतलब बार बार ऐसे ऐसे हुए, तो दैट इज़ फ्लटर इको। इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, जैसे इसका तो ये था, एक बार उठा और फिर गिर गया। फ्लटर इको का ग्राफ कैसा होता है, ये मतलब साउंड वेव्स ऐसे उठी, फिर ऐसे 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 नीचे जा रही है, दैट इज़ फ्लटर इको। और ये यूजली हार्ड वॉल्स के कारण होता है, हार्ड पैरेलल वॉल्स, फ्लटर इको। अगर आपको ये फ्लटर इको सुननी हो ना, तो आप दो मोबाइल फ़ोन लेना, एंड्रॉयड कोई से भी, दोनों का एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे फ़ोन मिलाना, ठीक है। देन दोनों के स्पीकर ऑन करना, लाउड स्पीकर, और किसी भी एक फ़ोन में तेज से कुछ भी नाम चिल्ला देना, दोनों को पास रखना, थोड़ी सी नाम चिल्ला देना, तो जो साउंड प्रोड्यूस होगी दैट विल बी फ्लटर इको। ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट इज साउंड डिफ्यूज़न। साउंड डिफ्यूज़न परफेक्ट साउंड डिफ्यूज़न है, बट ठीक है, साउंड डिफ्यूज़न। साउंड डिफ्यूज़न क्या होता है, साउंड डिफ्यूज़न इज स्प्रेडिंग ऑफ साउंड एनर्जी। ठीक है, ये एब्जॉर्बिंग ऑफ साउंड एनर्जी नहीं है, दिस इज स्प्रेडिंग ऑफ साउंड एनर्जी। जब मटेरियल्स हम ऐसे यूज़ करें जो साउंड को स्प्रेड करें, तो उसे कहते हैं साउंड डिफ्यूज़न। मीन्स वो इस तरह से स्प्रेड करते हैं कि आपका जो वो बंदा बैठा है, ठीक है, यहाँ पे स्पीकर निकला, यहाँ पे वो मटेरियल लगे, तो इस पे गया, और इसका रिवर्बरेशन टाइम होता है, मतलब यहाँ तक जाते जाते ये अपने आखिरी लेवल तक पहुँच जाती है साउंड। इस टाइप से मतलब थोड़ा एब्जॉर्ब करते हैं और थोड़ा रिफ्लेक्ट कर वो स्प्रेड करते हैं कि या तो ये ख़त्म हो जाए यहाँ पे जाके, ठीक है, जो चारों तरफ निकले, और जो इसके पास जाए वो इस लेवल पे जाए कि 60 डेसिबल तक जाते जाते ख़त्म हो जाए। सो यू कैन सी कि रिवर्बरेशन टाइम इज सेम, reverberation time same as listening position। ठीक है, तो ये डिस्पर्स करते हैं साउंड को इंस्टेड ऑफ एब्जॉर्बिंग। इसमें क्या एक वो लिख लेते हैं एग्जांपल, दैट इज वो होते हैं ORD डिफ्यूज़र्स। ORD डिफ्यूज़र्स मीन्स क्वाड्रेटिक डिफ्यूज़र्स। ठीक है, ORD डिफ्यूज़र्स क्या होते हैं कि मैं पहले प्लान बना देता हूँ उसका, वो कुछ इस टाइप के होते हैं, ठीक है। और 3D में मान लो तो यही हो गया 3D, ये इस टाइप की वुडन के या किसी भी मटेरियल के जो होता है उस टाइप के होते हैं, अंदर बाहर अंदर बाहर। और क्वाड्रेटिक डिफ्यूज़र्स कैसे होते हैं, मतलब एक बड़ा सा सरफेस उसमें कुछ अंदर बाहर ये कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म्स हो रखे होते हैं। जैसे ये डिप्रेस हो गया, ये एलिवेटेड हो गया थोड़ा थोड़ा सा, सेक्शन में देखे तो कुछ ऐसे ऐसे, ये अंदर हो गया, फिर ये इस टाइप का, ठीक है। तो दीज आर क्वाड्रेटिक, मतलब डिफरेंट डेप्थ होती है इन सब की, और साउंड को डिफ्यूज़ करते हैं। इनकी जो विड्थ, मतलब ये विड्थ और डेप्थ अंदर, ये दोनों डिपेंड करती है, विड्थ प्लस डेप्थ डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द साउंड। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, डेप्थ हमारी L/2 वेवलेंथ ले लेते हैं, और ये हमारी L/4। तो कोई वो नहीं है, मतलब अगर आ जाए तो ये लेंगे, नहीं आए तो ठीक है। विड्थ, वेवलेंथ, डेप्थ। तो क्वाड्रेटिक डिफ्यूज़र इज, ठीक है, ख़त्म। देन वी हैव इको तो हम सब ने पढ़ ही रखा है, ठीक है। ये जैसे इन्होंने ग्राफ बना ही दिया था, ये ऐसे जाके एक बार उठता है, मतलब इसके नीचे ये दोनों बराबर,
एंड अगर आप दूसरे उसमें देखोगे वो कुछ इस टाइप के होते हैं, ठीक है, ये ख़त्म होने लगता है लेकिन एक बार फिर उठ के फिर जाता है, दैट इज़ इको। इको के लिए यूज़ करने एब्जॉर्ब करने के सबसे बेस्ट मटेरियल कौन से हैं? MLV, जिसे हम कहते हैं मास लोडेड विनाइल, ठीक है। दूसरा आपका ड्रेपरीज, देन फोम, पोरस मटेरियल भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, पोरस, ठीक है। सो दिस इज इको। लास्ट इज अर्ली रिफ्लेक्शन। अर्ली रिफ्लेक्शन क्या होता है? मैं पहले ग्राफ बना देता हूँ। ये आपकी साउंड है, ये वो है जब निकली। अर्ली रिफ्लेक्शन बिल्कुल इसी की थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। एंड उसके बाद ये आपकी साउंड नीचे जाने लगती है, रिवर्बरेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यही वही साउंड प्रेशर लेवल और टाइम। मीन्स ये आपका साउंड निकला, दिस इज़ योर ईयर, तो एक तो होगी डायरेक्ट साउंड, ये हो गई ये दोनों लाइनें डायरेक्ट साउंड, और एक होती है जो बिल्कुल जल्दी से रिफ्लेक्ट होकर यूज़ किए जाते हैं कुछ मटेरियल, बेस या बाउल, रिफ्लेक्ट होकर इसी में चली जाती है, मतलब उसी टाइम में कि हमारा ईयर उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, ठीक है। तो अर्ली रिफ्लेक्शन और डायरेक्ट साउंड, दिस इज अर्ली रिफ्लेक्शन। एक तो ऊपर जाके सीलिंग पे लग लुक के रहा है, एक यहीं से चली जाए ना जल्दी से कि हमारा ईयर इन दोनों को डिफ्रेंशिएट ना कर सके, तो दैट इज अर्ली रिफ्लेक्शन। अर्ली रिफ्लेक्शन प्लस डायरेक्ट साउंड मिक्स होकर वन ही सुनाई देती है, ठीक है। सो अर्ली रिफ्लेक्शन के बाद रिवर्बरेशन स्टार्ट हो जाता है, एंड वी कैन से कि लेट अर्ली रिफ्लेक्शन हो गया ये, और लेट रिफ्लेक्शन हो गया हमारा रिवर्बरेशन टाइम, रिवर्बरेशन साउंड। तो ये हो गया हमारा रिवर्बरेशन, ये हमारा डायरेक्ट, और दीज दो आर अर्ली साउंड, अर्ली रिफ्लेक्शन साउंड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 इज खत्म, ओ 13 इज ओवर, 14 का अब हम देखते हैं। Question number 14. For the same thickness of material layers, relative position of insulation in the wall, section 1 and 2, section 1 and 2 दिखा रखा है, will have impact on, तो सेक्शन 1 और 2, ठीक है, मैं सिंपल से बना देता हूँ। ये वॉल इंसुलेशन, ये 1, दिस इज 2, दिस इज वॉल एंड दिस इज इंसुलेशन। सेम थिकनेस दे रखी है, सेम हाइट, रिलेटिव पोजीशन चेंज हुई है सिर्फ। ओके, सो उन्होंने कहा कि इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? थर्मल टाइम कांस्टेंट, थर्मल कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी एंड ट्रांसमिटेंस। ओके, 1 एंड 2। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था इसके लिए, ठीक है। उसमें क्या था, एक ये था, एक ये था, दिस इज एंड दिस इज, इन तीनों की थिकनेस सेम है, ये इसको हम सैंडविच कहते हैं। इन तीनों की थिकनेस सेम है, ठीक है, मटेरियल सेम है, सब कुछ सेम है। तो क्या हुआ था कि इसका रिजल्ट क्या आया था कि इन तीनों, मतलब इंसुलेशन पहले लगाओ या सबसे लास्ट में लगाओ या बीच में लगाओ, तीनों में सेम हीट ट्रांसफ़र हुई थी, सेम हीट ट्रांसफ़र। ये तब है जब तीनों चिपके हों, मतलब जैसे इसमें भी चिपके हों, लेकिन जैसे एयर गैप आ जाता है तो हीट ट्रांसफ़र में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो याद रखना, जब तीनों चिपके हो तो फ़र्क नहीं पड़ता उनकी रिलेटिव पोजीशन आगे है पीछे है क्या है, हीट ट्रांसफ़र सेम हुई। तो A B C हमारे
बी सी डी थर्मल कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ट्रांसमिटेंस तीनों सेम है, मतलब तीनों इस पे डिपेंड करते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता हो ना, मतलब पहली बार पढ़ रहे हैं हम, तो अगर कंडक्टिविटी चेंज होगी, मतलब उन्होंने पूछा चेंज क्या हुआ, अगर कंडक्टिविटी चेंज होगी तो रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी, और रेजिस्टिविटी चेंज होगी, कंडक्टिविटी चेंज होगी तो ट्रांसमिटेंस भी चेंज होगा। तो एक चेंज होगा तो तीनों चेंज होंगे, तो तीनों ऑप्शन हो नहीं सकते, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, थर्मल टाइम कांस्टेंट, ए इज करेक्ट। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं थर्मल टाइम कांस्टेंट क्या है। थर्मल टाइम कांस्टेंट, थर्मल टाइम कांस्टेंट के अकॉर्डिंग द टाइम रिक्वायर्ड बाय जो भी, कि वो अपनी 63.24% जो टोटल डिफरेंस होना था ना, मतलब इसका मान लो इनिशियल टेम्परेचर था 2 डिग्री सेल्सियस और मैंने इसको 1 घंटा हीट दी और बाद में इसका टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस होना था, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस। तो 63.24 ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस कितने टाइम में हो जाएगा ना, इसको मैंने 1 घंटा हीट दी थी मान लो, तब ये 7 डिग्री हुआ, तो 63.24 कितने घंटे में हो जाएगा, मान लो 45 मिनट में ही हो गया, तो दैट इज नोन एज इस थर्मल टाइम कांस्टेंट। ठीक है, इनिशियल और फाइनल का बॉडी टेम्परेचर चेंज का, ये वैसे ना करंट के लिए यूज़ होता है, क्योंकि इसमें ये थर्मिस्टर के लिए यूज़ हुआ है। थर्मिस्टर आपने देखा होगा, वो कुछ इस टाइप के होते हैं करंट में, ठीक है, काले काले से, ये कंसेप्ट उसके लिए था, बिजली हीट के लिए, बट ठीक है इसमें दे रखा तो क्या पता इसमें भी होता हो। ओके, तो थर्मल टाइम कांस्टेंट चेंज होगा, क्यों चेंज होगा, क्योंकि अगर हमने पहले इंसुलेशन लगा दी और बाद में इंसुलेशन लगाई, तो पहले इंसुलेशन लगाने पर मतलब टाइम ज़्यादा लेगा, पहले हीट इसको क्रॉस करेगी फिर जाके इसमें जाएगी, इसमें क्या हुआ, इसमें तो पहले हीट चली गई तो ये जल्दी गर्म हो गया, और इसको फिर क्रॉस करने में उसको वही टाइम लगेगा, मान लो इसको क्रॉस करने में लगे इसको 5 मिनट और इसको क्रॉस करने में इसको सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, तो 6 मिनट में ही उसने 63 पाल लिया। इसमें क्या होगा, इसमें 3 मिनट में ही पालेगा, क्योंकि 2 मिनट में इसने इसको इस पूरी वॉल को क्रॉस किया और 1 मिनट मान लो 63 होने में लग गया। अंदर जो हीट जाएगी वो दोनों की सेम जाएगी। ठीक है, ये हम इसी को क्रॉस करने की बात कर रहे थे, अभी अंदर हीट दोनों की सेम जाएगी, वॉल सेम हीट ट्रांसफर होगी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज the solar altitude angle of April 16 at 7 AM in Kochi is 16 डिग्री। अच्छा, ये है वो क्वेश्चन, सोलर एल्टीट्यूड एंगल दे रखा है 16 अप्रैल का कोची में 16 डिग्री, एंड द सेम सोलर एल्टीट्यूड एंगल विल अकर एट द सेम टाइम इन द सेम ईयर एट द सेम लोकेशन ऑन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 16 डिग्री 16 को हो या 23 को हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें महीने से फ़र्क पड़ेगा मेन तो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमने ये कैसे होगा। वैसे आंसर बता देता हूँ, 15 का आंसर इज बी इज करेक्ट, बी के अकॉर्डिंग सितंबर में होगा। कैसे होगा वो देख लेते हैं। हमने सोलर एलिप्स पढ़ा था जिसमें हमारी अर्थ यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी, दिस इज सन। ये कब होता है, दिसंबर, मार्च, जून, सितंबर। ठीक है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 2 महीने सबके उसमें आ गए। एंड और हमने इसमें क्या पढ़ा था, सोलर इक्विनॉक्स जो होता है हमारा 23 मार्च प्लस 23 सितंबर, डेट 21-22 तो भी चलता है, क्योंकि रियल में भी मैंने बताया था चेंज होते हैं डेट। ठीक है, तो 12 आवर्स इक्वल टू 12 नाइट, 12 आवर्स ऑफ डे इक्वल टू 12 आवर्स ऑफ नाइट। ये था सोलर इक्विनॉक्स हमने पढ़ा था। देन थे समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस।
समर सबसे लंबा दिन 21 जून और विंटर 21 दिसंबर। ठीक है, दिसंबर 21 दिसंबर ये हो गया, 21 जून, मार्च, सितंबर, तो ये हमने चारों पढ़े थे। और हमने क्या पढ़ा था, हेलियोडोम, दैट इज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये यहाँ से शुरू हुआ और ये सबसे लास्ट वाला, दिस इज द मिडल वाला। ये हमने पढ़ा था 21 जून, दिस इज, ये हो गया हमारा इक्विनॉक्स। ये मतलब ये देख सकते हो आप, सबसे लॉन्गेस्ट रूट लाइन है ये, तो ये सबसे मतलब दिन में सूरज सबसे ज़्यादा रहा, ये सबसे छोटी है तो सूरज सबसे कम रहा, दिस इज 21 दिसंबर। और ये बीच की है 12, मतलब इक्वल तो इक्विनॉक्स, मार्च और सितंबर ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैं, और यहाँ पे एक वो भी याद रख लो, ये हो गया हमारा सोलर विंडो। सोलर विंडो में हम यूजली टाइम लेते हैं 9 AM से 3 PM। आ गए मेरे दोस्त। ठीक है, सोलर विंडो में नाम पता नहीं, इनको 4 बजे की धूप नहीं दिखती, 3 लेते हैं ये। 21 जून, 21 दिसंबर। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा था, इसको छुपाओ। ये हो गया जून, ये हो गया दिसंबर, तो दिसंबर, और ये हो गया हमारा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये हमारा मार्च पढ़ा था हमने, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये हो गया। ठीक है, अब इसके उल्टा लेंगे, मतलब जून हो गया, नाउ दिस इज जुलाई, अगस्त, सितंबर में भी वही फॉलो होगा, सेम ये। ठीक है, सितंबर, देन फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये हो गया। तो जो यहाँ पे जो ये पाथ फॉलो होगा सन का, वो ये होगा कि जून और दिसंबर का पाथ अलग अलग है, बाकी ये जो भी था, मतलब जनवरी और नवंबर, जनवरी, फरवरी और अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। सो अप्रैल और अगस्त, यही पूछा था ना, अप्रैल और अगस्त। 15 का बी इज़ करेक्ट, तो इन्होंने आंसर भी 27 अगस्त दे रखा है। ठीक है, तो अप्रैल और अगस्त के महीने का सब कुछ सेम होगा, मतलब पाथ भी, टाइम भी, तो इसलिए इसका आंसर अगस्त गया है। ओके, तो ठीक है, इसमें और तो कुछ बताने का है नहीं। एक इसके साथ, मतलब ये समझ गए ना ये कैसे बढ़िया चीज़ बनी हुई है, सोलर जेनिथ एंगल। बाकी ये आप पिक में ज़्यादा क्लियर होगा तो उसमें ज़्यादा समझ आ जाएगा। जूम कर देता हूँ मैं एक बार। ओके, सोलर जेनिथ हम एंगल हमने पढ़ा था कि सन, वो पृथ्वी, सन, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, जो इसके हम यहाँ पे खड़े हैं मान लो, तो जो परपेंडिकुलर के साथ, अर्थ के परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बना है, दैट इज सोलर जेनिथ। ठीक है, सोलर जेनिथ हो गया ये, और ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल, फाई लिख देते हैं। सो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी याद रखना। दिस इज थीटा इज जेनिथ एंगल। जेनिथ ये होता है नीचे वाला, ये इसी के जब नीचे जाता है ये होता है नादिर। ठीक है, जेनिथ और नादिर, ये जेनिथ लाइन होती है। तो जब जेनिथ के साथ जो सन एंगल बनाए वो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी फाई। ये हमने एल्टीट्यूड एंगल पढ़ ही लिया है। ठीक है ना, ये सब पढ़ रखा है तो इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। एक वो भी याद रखना जो हमने पढ़ा था, डेक्लिनेशन, जब सन एंगल बनाता है इक्वेटर के साथ, ये इक्वेटर और ये सन, डेक्लिनेशन। ठीक है, ओके, ये भी याद रखना कि डेक्लिनेशन 0 किस में पढ़ा था हमने, ये नहीं या तो पीछे जाके पढ़ो। डेक्लिनेशन 0 डिग्री कब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, खत्म ही नहीं होगा।
Question number 16. In a perspective drawing. Question number 16. In a perspective drawing, the picture plane is in between object and the observer. This is I. Picture plane. This is object. If observer comes closer to the straight towards the picture plane without changing the distance between object and picture plane, the perspective image will be smaller. अरे ये तो इजी क्वेश्चन है इस बार तो भाई बहुत. मान लो ये था पहले इनकी लाइन, अब हमारी आँख यहाँ पे आ गई तो लाइन क्या बनेगी, ये बनेगी रियल इमेज, मतलब इमेज बनेगी. सो इन्होंने क्या किया कि ये पास आ गया, उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ. द पर्सपेक्टिव इमेज विल बी, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी इज करेक्ट. पर्सपेक्टिव इमेज विल बी स्मॉलर देन द प्रीवियस इमेज. ठीक है, तो स्मॉलर पहले ये इमेज बन रही थी, दिस नाउ दिस बन रही है, तो स्मॉलर देन द प्रीवियस इमेज. क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 इज श्याम राय टेम्पल ऑफ बिष्णुपुर इन वेस्ट बंगाल इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ठीक है, श्याम राय टेम्पल बिष्णुपुर का हमने पढ़ रखा है. पंचरत्न 5 स्पायर्स थे, जल्दी से देख लेते हैं. श्याम राय टेम्पल बिष्णुपुर वेस्ट बंगाल में जो है, बिष्णुपुर वेस्ट बंगाल में 5 रत्न 5 स्पायर्स. इन्होंने पूछा ना जो पंच रत्न, पंच मतलब पंच और रत्न मतलब स्पायर्स. स्पायर्स ठीक है, इसकी फिगर हमने देखी थी, एक बीच में स्पायर, 2 पीछे 2 आगे, तो 5 स्पायर्स. एंड ये चाला स्टाइल में था. ठीक है, टेराकोटा, और टेराकोटा से हमने एक और क्या याद रखा था कि एक और टेम्पल था जोड़ बंगला टेम्पल, वो भी यहीं बिष्णुपुर का ही है. टेराकोटा क्या था कि तूने कितना भी जोड़ लगा लिया लेकिन टेराकोटा काम नहीं आया. जोड़ लगा लिया तो जोड़ से हम ये याद रखेंगे कि तूने कितना भी जोड़ लगा लिया, जोड़ बंगला टेम्पल, टेराकोटा काम नहीं आया. टेराकोटा भी जोड़ बंगला भी टेराकोटा का ही बना हुआ है. अच्छा ठीक है, और एक वो भी हमने याद रखा था जगन्नाथ अस्थिधातु, ये भी याद रखना, मतलब वो पीछे जाके सारे आपने पढ़ लिए होंगे. मेन था कि हम वो पढ़ लेते हैं बिष्णुपुर के और कुछ टेम्पल, क्योंकि ये भी बिष्णुपुर का ही है. सो फर्स्ट इज जोड़ बंगला टेम्पल. ये किसको डोनेट है, डाइटी कौन है इसका, खेस्टो रोई, मतलब ये भगवान के नाम है. मैं क्या बता रहा था, हाँ ये सारे टेराकोटा के बने हुए हैं. बिष्णुपुर वेस्ट बंगाल के आसपास जितने भी टेम्पल बने, मतलब जो भी हैं वो सारे टेराकोटा के हैं, जितने भी नहीं, मेन जो मैं बता रहा हूँ जो बने हुए हैं. देन आता है हमारा पंचरत्न. पंचरत्न हमने पढ़ लिया टेम्पल, ये श्यामा राई के लिए है. ठीक है, देन मदमोहन मोहन जी के लिए. देन जोड़ मंदिर, जोड़ बंगला और जोड़ मंदिर अलग अलग है. ठीक है, ये ट्विन टेम्पल भी कहते हैं इसको, ये अलग है, ये अलग है. जोड़ मंदिर भी है और जोड़ बंगला भी है. देन है एक रास मंचा, जो राधा कृष्ण के लिए है. रास से आप याद रहोगे, ये कैसा है, ट्रायंगुलर ऊपर है और नीचे ना आर्च वाली हट है, ट्रायंगुलर क्या सॉरी पिरामिड. सो पिरामिड प्लस हट्स मान लो आप, ये इस टाइप की फिगर में देख लेना, हट है, इसके नीचे वो रास मान लो करते हैं, ऐसा उसने सोच के बना दिया. तो ये बिष्णुपुर के हैं ये सारे, बिष्णुपुर के कुछ इम्पोर्टेंट मान लो टेम्पल्स हैं वेस्ट बंगाल के. ठीक है, अच्छा और क्या है, ऑप्शन है हमारे पास. फर्स्ट ऑप्शन इज नवरत्न टेराकोटा, नवरत्न टेराकोटा. जो नवरत्न है ना वो भी बिष्णुपुर में ही है, ये भी इसमें ऐड कर लो. बिष्णुपुर में नहीं, वो वेस्ट बंगाल में है. ठीक है, वेस्ट बंगाल में है, मतलब ये सारे बिष्णुपुर वेस्ट बंगाल में है और ये वेस्ट बंगाल के किसी उसमें है. नवरत्न
नवरत्न मतलब 9 स्पायर्स, ठीक है। सो ये नवरत्न दामोदर मंदिर के लिए फेमस है। दामोदर जो वो हैं लॉर्ड दामोदर, उनके लिए है नवरत्न दामोदर टेम्पल। 9 स्पायर्स मीन्स क्या है कि 2 लेवल है इसमें, एक लेवल 2 लेवल, तो 4 यहाँ पे स्पायर्स, 4 यहाँ पे स्पायर्स और एक बीच में। सो 8 प्लस 1 9 स्पायर्स, एक सेंटर वाला, ठीक है। सो 9 स्पायर्स हो गए इसमें लॉर्ड दामोदर टेम्पल में। और इस बिल्कुल सेम कॉपी का आपको एक टेम्पल मिलेगा जिसमें 9 स्पायर्स हैं। ये तो काफ़ी टूटा हुआ है अब तो, ठीक है। 9 स्पायर्स हैं, दैट इज दक्षिणेश्वरा टेम्पल। ये कोलकाता, दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। मीन्स अगर जब आप कोलकाता जाओ, अगर टाइम मिले तो आप काली टेम्पल तो वहाँ पर बहुत फेमस है, वो देख के आना ही। तो वो बिल्कुल कॉपी है इसकी, मतलब काफ़ी मिलता जुलता है। 9 स्पायर्स इसमें भी है, इसमें भी है, तो नवरत्ना दोनों ही है, ठीक है। सो आई थिंक इसमें और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 इज ओवर। जो मेन है वो पीछे जाके पढ़ लेना, बाकी टेम्पल कैसे कैसे बने। 17 के बाद हम चलते हैं 18 पे। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ लैंड यूज जोन? इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, हेरिटेज, कमर्शियल। 18 का आंसर बी, बी सॉरी सी इज करेक्ट। सी के अकॉर्डिंग हेरिटेज जोन, हेरिटेज जोन इज नॉट अ लैंड यूज जोन, ओके। तो ठीक है, टाइप्स ऑफ लैंड यूज अब जो आए हैं तो एनबीसी में, उसमें पिंक जोन दे रखा है हेरिटेज जोन को, पिंक कलर, पिंक जोन यू कैन सी, और उसका कलर भी पिंक है। उसी में ही है हेरिटेज, कमर्शियली हमने पढ़ा ही था। वैसे तो है तो एग्रीकल्चर भी नहीं, बट एग्रीकल्चर प्राइमरी जोन है। पहले था एग्रीकल्चर, अब प्राइमरी नाम हो चुका है उसका। ग्रीन एरिया से डोनेट करते हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड सोन। पिंक जोन में हेरिटेज, कमर्शियल, वो हेरिटेज, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एरिया एंड सोन, ठीक है। बट आप आंसर याद रखना, सी इज़ करेक्ट, हेरिटेज जोन। क्योंकि अगर किसी भी स्टेट में आया ये क्वेश्चन तो वो सिर्फ गेट का आंसर उठाएगा तो अब हेरिटेज को मत मानो लैंड यूज़ नहीं है। और अगर आप कहीं जगह सर्च भी करोगे ना बाहर देशों में, तो हेरिटेज जोन नहीं है, एग्रीकल्चर जोन फिर भी आपको मिल जाएगा। उसमें रिक्रिएशनल जोन वोन सब है, हेरिटेज जोन नहीं है, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। Question number 19 is formulation of GIS based master plan is a sub scheme of अमृत की फुल फॉर्म याद रखो, स्मार्ट सिटी मिशन, जवाहरलाल नेहरू अर्बन JNNURM एंड रुर्बन मिशन, ठीक है। तो भाई ये पढ़ लेना डिटेल में इनकी, उसमें जाकर। अमृत मिशन, इसमें क्या है, 500 स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट करो 500 अमृत सिटीज़, ठीक है। 19 का आंसर मैं बता देता हूँ, 19 का आंसर ए इज़ करेक्ट। एंड स्मार्ट सिटीज़ में क्या है, 100 सिटीज़ जो ली गई हैं, जिसको करना है जो कुछ भी। और रुर्बन में क्या है, 300 सिटीज़, ओके। तो 500 सिटीज़, इसमें ये अमृत का मेन काम क्या है, वाटर सप्लाई, ठीक है। मतलब हर घर में एक पानी की सप्लाई, टैप ट्यूब लगाना, सीवेज, स्टॉर्म वाटर, ड्रेनेज एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पार्क वार्क देखना, तो ये इनका मेन मिशन है, ये 5-6। एंड तो हुआ क्या कि इसको जब 500 सिटीज़ का करने लगा
करने लगे, मतलब उसको देखने लगे। तो इसके लिए उन्हें चाहिए थे मास्टर प्लान, और जो मास्टर प्लान लोग इनके पास थे स्टेट के पास, वो थे 20-20 साल पहले, मतलब काफ़ी 10-10 20-20 साल पहले, क्योंकि मास्टर प्लान 20-20 साल बाद बनते हैं और रिवाइज होते रहते हैं। तो अमृत में फिर ये किया गया कि हमें तो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन के लिए एक्यूरेट वो चाहिए हमें बेस मैप। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, VHRS प्लस GIS के साथ मिलकर उन्होंने कहा हम नया मैप, मतलब जल्दी बन जाता है इससे मैप, मतलब मैप क्या बनता है, VHRS क्या है, वेरी हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट। तो सैटेलाइट प्लस GIS से उन्होंने कहा कि हम ऐसे ही बना लेते हैं जिसमें हमें बिल्डिंग लेआउट, मतलब अपडेटेड बिल्डिंग लेआउट मिल जाएंगे एंड रोड मिल जाएंगे, हमें उनके अंदर डिटेल्स में तो जाना है ही नहीं, और ठीक है, तो उन्होंने इससे निकाल लिया सब कुछ। तो अमृत में ये था। स्मार्ट सिटीज़ में हमने पढ़ा ही था कि पैन सिटी और डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द एरिया, रेट्रोफिटिंग, रीडेवलपमेंट, ग्रीन फील्ड, ये सब डिटेल में हमने पढ़ा था। 250, 500, 50 एकड़ किस किस पे क्या क्या देना है, तोड़ के बनाना है, वो सब कुछ। एंड रुर्बन में 300 सिटीज़ लिखते, सॉरी 300 रुर्बन क्लस्टर उन्होंने ठीक करने की सोची थी। तो ये डिटेल में पढ़ लेना आप, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। क्वेश्चन 19 का ए इज़ करेक्ट। मैंने पहले भी 2-3 बार साइट्स बताई हैं, वहाँ पे जाके आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 20, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू, ठीक है, इसका आंसर तो आपको बिना देखे भी आना चाहिए, 10,000। 20 का आंसर डी इज करेक्ट। 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 एकड़ इज 40-47, 40.46 कुछ होता है, बट आप इसको 40-47 याद रखो, क्योंकि 40 पॉइंट याद रखना, मतलब जब एकड़ की बात होती है तो ये पॉइंट वॉइंट कोई कुछ नहीं दिखता, तो 40-47 याद रखो। जैसे इसमें 40-48 दे रखा है, तो आप 40-48 भी याद रख सकते हो। इतना चलता है 1-2 मीटर स्क्वायर, जब 4,000 मीटर स्क्वायर की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 21, 21 इज 1 हेक्टेयर इज इक्वल, सॉरी, वन ऑफ द साइट एडिड टू द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2019 इन इंडिया इज, ठीक है, ये हमने पढ़ा ही था कि 2018 में क्या हुआ था, विक्टोरियन गोथिक प्लस आर्ट डेको मुंबई का, ये उसमें लिया गया है यूनेस्को में। 2019 में वर्ल्ड सिटी जयपुर लिया गया है, ठीक है। और 2020 के लिए जो हमने प्रपोजल भेजे, अभी प्रपोजल है ये, धोलावीर जो हड़प्पन सिटी है, और फोर्ट्स ऑफ डेक्कन सल्तनत, डेक्कन सुल्तान के फोर्ट्स, ये दोनों हमने भेजे हैं 2020 के लिए। जो जीतेगा वो देखी जाएगी। सो 2019 तक हम ये कह सकते हैं हमारे पास 39 वो हैं, जिसमें 30 कल्चर, 8 नेचुरल और 1 कल्चर प्लस नेचुरल जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा पार्क। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। 21 का ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। 22 पे चलते हैं।
न्यूमेरिकल आ गया। इन द गिवन कंटूर मैप द एंगल ए पूछा है बस, ठीक है। तो ये दे रखा है कुछ, दिस इज 230, 220 मीटर, 210 मीटर। ये दे रखा है बी, दैट इज 40 मीटर, और ये दे रखा है 30 मीटर ए। इसको हम बनाएं कंटूर को, हम इसको डिप्रेशन में बनाएंगे क्योंकि कंटूर इंटरवल कम हो रहे हैं, तो डिप्रेशन में ही बनेगा ये। ठीक है, सो ये 40 मीटर दे रखा है, तो ये भी मान लो, दिस इज गिवन 40 मीटर और दिस इज गिवन 30 मीटर, और 10-10 मीटर के कंट्रोल इंटरवल दे रखे हैं, ये हमने देख ही लिया। ये 30 हो गया, तो देखा जाए तो ये एक टाइप से ये है राइट एंगल। ठीक है, सोल्व करने के लिए हम इसको राइट एंगल मान लेते हैं, होता नहीं है बट ठीक है। उनने पूछा क्या है, द एंगल एट ए। अच्छा, ये ए है, ये बी है, सो हमें ये वाला एंगल पता लगाना है। इस ट्राइंगल में हम अगर देखें तो 30 और 10 गिवन है, हमें थीटा पता लगाना है। सो tan थीटा इज इक्वल टू पी बी 10/30 1/3, और tan थीटा 1/3 कब होता है, जब थीटा हमारा 18.4 हो। ये हमने कैसे पढ़ा था, ये डिग्री ऑफ क्लोजर में भी हमने याद रखे हुए हैं, डिग्री ऑफ क्लोजर, ठीक है ना। मिनिमम जो है, मिनिमम डिग्री ऑफ क्लोजर का आंसर भी 18.3 है, क्योंकि 1/2 1/3 ये हमने पढ़े थे। ओके, ठीक है, इसमें और कुछ बताने का है नहीं, इजी क्वेश्चन था। और जो इंडेक्स, वैसे तो इन्होंने 3 दे दिए, नहीं तो यूजली क्या होता है, इंडेक्स कंटूर लाइन होती है जो थिक दिखाई जाती है थोड़ी नॉर्मल कंटूर लाइन से, और ये हर 5 नंबर के बाद आती है, और उस पे लिखे होते हैं ये, फिर यहाँ पे आएगी मोटी, उस पे लिखे होंगे। ठीक है, हर 5 कंटूर लाइन्स के बाद आते हैं। एंड जैसे जैसे ये नंबर, ये तो हमने बता दिया कि कम होते हैं कंटूर लाइन के, तो डिप्रेशन में जाता है वो। अगर ये बढ़ रहे होते कि 40 50 60, तो ये एलिवेशन में बन रहा होता। एंड एक डिप्रेशन को दिखाने का एक दूसरा तरीका जो कंटूर में है, जब अगर कंटूर में ऐसे दिखा रखा हो तो मतलब कि वो डिप्रेशन है। मतलब इसको अगर आप रियल लाइफ में देखोगे, सेम है ये डिप्रेशन है, मतलब नीचे जा रहा है ये। ठीक है, ये धरती ऊपर है और ये डिप्रेशन में गया, मतलब गड्ढा है ये। ओके, और तो इसमें कुछ नहीं है देखने का, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 is a 1.2 meter high window is located on the south facing wall। तो एक विंडो है 1.2 मीटर हाई और साउथ फेसिंग है, तो मतलब साउथ यहाँ पे है। प्लान में बना लेते हैं इसको, साउथ यहाँ पे है। ठीक है, 1.2 मीटर हाई, and the solar azimuth angle is equal to the wall azimuth angle and the solar altitude angle is 60 degree। The minimum depth of overhang required to complete shade the window। ठीक है, तो उन्होंने ये पूछा है मिनिमम डेप्थ ऑफ ओवरहैंग टू कंप्लीट शेड ऑफ विंडो। तो ये कुछ दे रखा है, सन एंड
अजीमुथ एंगल, एल्टीट्यूड एंगल हमने देखा था कि 60 डिग्री ये होता है हॉरिजॉन के साथ जो बनाते हैं, ठीक है। और क्या देखा था, सोलर एल्टीट्यूड अजीमुथ एंगल इज इक्वल टू द, अच्छा ये मेन है, द सोलर अजीमुथ एंगल इज इक्वल टू द वोल अजीमुथ एंगल, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। उन्होंने कहा है कि जो वॉल है दैट इज साउथ फेसिंग, तो वॉल आपकी यहाँ पे है, ठीक है, मतलब इसी में विंडो है यहाँ पे साउथ फेसिंग। नाउ ही दे सेड कि वॉल एजीमुथ एंगल इज इक्वल टू सोलर एल्टीट्यूड एंगल, ठीक है। तो वॉल का जो एजीमुथ एंगल लेते हैं, जैसे सोलर का तो हम क्या लेते हैं, सोलर का तो नॉर्थ के साथ हम ले लेते हैं कि सोन यहाँ है तो ये हो गया, दिस इज द। वॉल का क्या होता है, वॉल का उसका नॉर्मल के साथ होता है अजीमुथ एंगल। सो अगर वॉल का अजीमुथ एंगल 180 डिग्री है तो सोलर का अजीमुथ एंगल भी 180 डिग्री होगा, मतलब सन यहीं पे है, ठीक है। ये सम इसलिए सोल्व हो गया क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है। अगर ये कहते ना कि क्वेश्चन में कि सोलर अजीमुथ एंगल इज 30 डिग्री मोर देन अजीमुथ एंगल ऑफ वॉल, तो हमारा क्वेश्चन बहुत दिक्कत वाला हो जाता है, क्योंकि ये हुआ 180 डिग्री और 30 डिग्री मोर इज 2010, तो हमें हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ साथ वर्टिकल एंगल भी, शैडो एंगल यानी कि एगोक्रेट भी निकालनी पड़ती है, ठीक है। एंड ओके, तो अभी क्या करे थे हम, अच्छा ये करे थे, ठीक है। ये हमें बी हमें फाइंड आउट करना है, पी हमें दे रखा है, तो ये हो गया 60 डिग्री, तो 1060 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन बी, एंड पी इज 1, तो बी हो गया हमारा, बी इज इक्वल टू 1.2 अपॉन 1060 क्या होता है √3। सो 1.2 को अगर हम 1.2 अपॉन 1.734 के आसपास से डिवाइड करते हैं तो हमारा आ रहा है अच्छा 23 का आंसर 0.068 टू 0.07, ये गेट का आंसर है, ठीक है। मेरा भी कैलकुलेटर की बैटरी ख़त्म हो रही है, तो यही आंसर आएगा 0.69 के आसपास आएगा अपना शायद, एंड 1.734 आई थिंक 1.714 होता है इसका ना। ये एक बार √3 की वैल्यू और चेक कर लेना, गेट में आपको गिवन ही होती है वहीं डेस्कटॉप कैलकुलेटर पे। ओके, तो इसमें और क्या बताना था कि एक वॉल नॉर्थ साउथ, तो सोलर अजीमुथ एंगल कैसे होते हैं वॉल के सरफेस के, सूरज का होता है नॉर्थ के साथ, वॉल का क्या होता है उसके नॉर्मल के साथ, तो इस वाली वॉल का क्या होगा 0 डिग्री, इस वाली वॉल का 45, इसका 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि ये एंगल नॉर्मल के साथ इसका एंगल देखेंगे हम, जबकि वॉल नॉर्थ के पैरेलल है, ठीक है। इसका क्या होगा 180 डिग्री एंड इसका 270, और ये बीच बीच के जो वो बचते हैं वही 45 135 ऐड करते जाओ, ठीक है। इसमें और कुछ, अच्छा एक टॉपिक इसमें और कर लेते हैं, एक होता है इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल क्या होता है, जब आपका रूफ होती है ना प्लेन, तो ये और ये सन है, उसके नॉर्मल के वो होता है इंसिडेंट एंगल फाई मान लो, ठीक है। तो एक टाइप का ये जेनिथ है, लेकिन जब आपकी रूफ हो जाती है टेपर में, स्लोप में, तो इसका नॉर्मल हो जाता है स्लोप में और सन वहीं पे है, ठीक है। सो ये हो जाता है इंसिडेंट एंगल चेंज। तो ये भी शायद आ सकता है कि टिल्ट एंगल आपको दे रखा हो, इंसिडेंट एंगल आपको बताना है, या जो ऑन सोन, तो कंसेप्ट क्लियर रखना अपने, ठीक है। ये फाई होगा, ये दोनों सेम नहीं होंगे, मतलब ये दे रखा हो ये निकाल लेना, ठीक है। इंसिडेंट एंगल ये हो गया, एंड
एक एंगल, ये मास्टर का है कंसेप्ट, पता नहीं मास्टर में हमने पढ़ा तो शायद आए या ना आए। एक होता है आवर एंगल, ठीक है, मतलब हर घंटे सन की सिचुएशन, मीन जैसे जैसे अर्थ रोटेट होती है ना, तो 15 डिग्री एवरी आवर, ये अर्थ की रोटेट होती है तो 15 डिग्री हर घंटे अर्थ रोटेट होती है। ओके, सो ये आई थिंक नहीं आएगा यार आपका। ये मेन याद रख लो कि आवर एंगल 0 डिग्री से 360 डिग्री या 0 से 24 आवर्स वेरी करता है, क्योंकि इसके लिए ना आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो ये नहीं आएगा। ये पॉइंट और याद रखना कि एट सोलर नून आवर एंगल इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और तो इसके बाद वाले पॉजिटिव आवर एंगल होते हैं और इससे पहले वाले नेगेटिव, मीन्स ये सोलर नून यानी कि 12 बजे की बात है, 12 PM 12 बजे की बात है। अगर सुबह की बात करें तो नेगेटिव सोलर आवर एंगल, और उसके बाद ये पॉजिटिव सोलर एंगल आवर एंगल, सॉरी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला छोड़ो यार, इसका फॉर्मूला नहीं आएगा तुम्हारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 24 is, in the given figure the area of the shaded portion is, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। ये गिवन है, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो ये हमें गिवन है। सो दिस इज 1 यूनिट 1 यूनिट, ये सारे 1 यूनिट है। तो पूछा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो सिंपल सा है कि ये जो एरिया है ये वही एरिया हो गया। शेडेड रीजन ये सारा है, अब मैं कैसे दिखाऊं, ये सारा शेडेड मान लो, ठीक है, फिगर में आपने देख ही लिया होगा। तो ये सारे शेडेड है, तो ये एरिया हो गया। सो अगर इसको यहाँ रख दें हम, तो ये हमें सिर्फ ये एरिया निकालना है। ओके, सो 1 2, तो 2 गुना में 1, तो इसका एरिया हो गया 2, तो 1 2 3 4, सो 4 इंटू 8। क्वेश्चन 24 का 8 इज करेक्ट आंसर। 25 पे चलते हैं। गेट एप्टीट्यूड के क्वेश्चन अब इसमें मिला के देखने लग गया, तो थोड़ी एप्टीट्यूड भी सही रख लो। एवरेज डेंसिटी ऑफ हाईवे व्हीकल, जैसे ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले VDS, ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक डेंसिटी इंटू में ट्रैफिक स्पीड। VDS से हमने इसको याद रखा है ताकि आगे पीछे ना हो जाए, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि गेट में वैसे ही बहुत प्रेशर रहता है। तो एवरेज डेंसिटी हमें दे रखी है, डेंसिटी इज दिस 25 व्हीकल पर किलोमीटर, एंड एवरेज वॉल्यूम दे रखा है 520 व्हीकल पर किलोमीटर, 520 व्हीकल पर किलोमीटर, व्हीकल पर आवर, सॉरी, व्हीकल पर आवर, एंड दे हैव आस्क्ड फॉर मीन स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो ठीक है, किलोमीटर पर आवर पे ही आ गई स्पीड, इसको टी स्पीड 520 अपॉन में 25, अरे यार कैलकुलेटर बंद हो रखा है, तो मेरे ख्याल से ये 1 मिनट बता देता हूँ कितने के आसपास आएगा। 5 दूनी 10, 50, तो 20 पॉइंट समथिंग है क्या आंसर। 25 का आंसर हमें गिवन है 20.8 टू 20.8। अच्छा, तो ये 20.8 ही होगा, ठीक है, देख लेना अब यही आएगा एंड कैलकुलेट कर लेना।